नमस्कार। अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। खबरों की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत के लिए खेलने वाले सभी खिलाड़ी, विशेष तौर पर पुरुष और महिला हॉकी की पूरी टीम को राज्य सरकार आमंत्रित करेगी। उनका अभिनंदन करते हुए उन्हें सम्मानित भी किया जाएगा। सीएम योगी ने कहा, उत्तर प्रदेश के 10 खिलाड़ियों ने टोक्यो ओलंपिक में प्रतिभाग किया। राज्य सरकार ओलंपिक में प्रतिभाग करने वाले सभी खिलाड़ियों को बधाई देती है। उन्होंने कहा कि जिन 7 खिलाड़ियों ने देश के लिए सम्मान हासिल किया, उन खिलाड़ियों को सम्मानित करने के लिए उत्तर प्रदेश में एक सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा। सीएम योगी ने टीम 9 के साथ बैठक करते हुए स्कूल खोलने से संबंधित कई अहम निर्देश दिए हैं। सीएम योगी ने कहा, माध्यमिक और उच्च शिक्षण संस्थानों को खोलकर उसमें पढ़ाई कराई जानी चाहिए। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग आगामी सोमवार को स्वास्थ्य विशेषज्ञों की सलाहकार समिति की बैठक करते हुए शिक्षण संस्थानों में समयावधि और कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने संबंधी दिशा निर्देश भी तय करे। सीएम योगी ने अधिकारियों के साथ प्रदेश में बाढ़ के हालातों की समीक्षा करी है। इस दौरान उन्होंने औरैया, इटावा और जालौन के जिलाधिकारियों को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में तत्काल राहत पहुंचाने के निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि बाढ़ क्षेत्रों में तत्काल खाद्य सामग्री और अन्य जरूरी चीजें पहुंचनी चाहिए। सीएम ने जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह को वाराणसी, बलिया सहित तमाम अन्य क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करते हुए समीक्षा रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए हैं। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज यूपी दौरे का दूसरा दिन है। बीजेपी अध्यक्ष आज आगरा में रहने वाले हैं। जेपी नड्डा कुछ ही देर बाद आगरा पहुंच जाएंगे। यहां वो जिला प्रभारी और क्षेत्रीय मोर्चा अध्यक्ष के साथ में बैठक करेंगे। इस दौरान सीएम योगी के साथ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा भी मौजूद रहने वाले हैं। इसके अलावा बीएल संतोष, राधा मोहन सिंह और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी शामिल होंगे। जेपी नड्डा करीबन 12 बजे ब्रज क्षेत्र के विधायकों के साथ बैठक करेंगे, जिसके बाद दोपहर 3 बजे कोरोना वॉरियर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इस दौरान करीबन 1000 चिकित्सक कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। जेपी नड्डा इन क्षेत्रों में पार्टी की नब्ज टटोल कर देर शाम दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ग्राउंड जीरो से प्रदीप रावत हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। प्रदीप, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? जेपी नड्डा पहुंचने वाले हैं, क्या तैयारियां? आप पूजा बता दें कि आज ब्रज क्षेत्र की बहुत बड़ी बैठक होने जा रही है, जिसकी अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे। क्योंकि ये अहम बैठक इसलिए मानी जाती है क्योंकि 65 जिले जो 65 जो विधायक हैं ब्रज क्षेत्र के, वो इसके अंदर आते हैं और 65 विधायकों में से 57 पर भाजपा काबिज है। तो भाजपा यही चाहेगी कि जो 2017 के अंदर उन्होंने सत्ता हासिल की थी, वह 2022 में भी दिखाई दे। जेपी नड्डा लगभग 10:40 सीएम के साथ सीरिया पर पहुंचेंगे। उसके बाद 11 बजे आप इस होटल में दिखाई देंगे। यहीं पर लगभग 11 बजे से बैठकों का दौर शुरू होगा। यहाँ पर पहली बैठक जनप्रतिनिधियों के साथ होगी। उसके बाद जो संगठन के पदाधिकारी उनके साथ बैठक होगी और मंथन होगा कि किस तरीके से 2022 के चुनावों पर फतह हासिल की जाए। उसके बाद 3 बजे जो कार्यक्रम है वो कोरोना वॉरियर्स का है। चिकित्सकों ने किस तरीके से अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों को बचाया, उसकी चर्चा करेंगे। लेकिन दूसरा मैं आप बता दूं कि जो राजनीतिक लिहाज से ब्रज क्षेत्र बेहद महत्वपूर्ण है पूजा, और केवल केसरिया लहराने के लिए यहाँ पर वो जीत का मंत्र देंगे। और देखने वाली बात होगी, बिल्कुल पश्चिमांचल बेहद इंपॉर्टेंट, फिर चाहे वो कोई भी दल हो, और लगातार साधने की कवायद भी चल रही है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए प्रदीप। अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो आपको बता दें, ताजविलास में मीटिंग होगी जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ भी पहुंचने वाले हैं। जेपी नड्डा भी मौजूद रहेंगे। बैठकों का दौर चलेगा। विधायकों और मोर्चा अध्यक्षों के साथ में यह बैठक होने वाली। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक बार फिर से बीजेपी को घेरा है। उन्होंने कहा कि यूपी सरकार अलग अलग योजना की घोषणा जरूर करती है और इसके दावे भी करती है, लेकिन ये दावे सिर्फ विज्ञापनों में नजर आते हैं। सरकार विज्ञापन और प्रचार में सरकारी पैसा पानी की तरह बहाती है, लेकिन जमीनी हकीकत में इसका लाभ अगर ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को मिल रहा होता तो वो क्यों पलायन करने को मजबूर होते। उन्होंने शनिवार को ट्वीट करते हुए कहा कि यूपी के गांव देहातों में रोजी रोटी के घोर अभाव से त्रस्त गरीब और बेरोजगार लोग अति मजबूरी में लगातार पलायन कर रहे हैं। आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर समाजवादी पार्टी लगातार तैयारियों में जुटी हुई है। आज सपा महान दल पार्टी के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन होने वाला है। इस दौरान इस सम्मेलन का आयोजन लखनऊ के सपा पार्टी कार्यालय में 11 बजे होने वाला है, यानी कि अब से कुछ देर बाद। इस दौरान सपा मुखिया अखिलेश यादव बतौर मुख्यातिथि इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। साथ ही महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष केशव देव मौर्य भी मौजूद रहने वाले हैं।
तो बेहद खास है ये बैठक। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अनूप हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अनूप, ग्राउंड जीरो पर क्या हलचल? लगातार मोर्चा तैयार करने की कोशिश हो रही है ताकि एक सशक्त विपक्ष टक्कर दे सके। और देखिए पूजा, समाजवादी का जो सहयोगी दल है महान दल, आज कार्यकर्ता सम्मेलन है। जाहिर सी बात है बहुत सारे कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश से, हर जिले से धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। अभी थोड़ी देर बाद पहले मुख्यमंत्री जो अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो पहुंच चुके हैं। केशव देव मौर्य है महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो पहुंच चुके हैं। हजारों कार्यकर्ताओं की भीड़ अंदर पहुंच चुकी है। इस सम्मेलन से कहीं न कहीं पूजा दो रास्ते साफ होते हैं, क्योंकि अगर पिछले दिनों की बात करें 2008 में महान दल का गठन हुआ था, 9 में कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, और साथ ही साथ 2012 की अगर बात करें तो महान दल पश्चिम की सीटों पर करीब 20 सीटों पर 20 से 50 हजार तक के जो वोट हासिल किए थे। तो वो जो उस समय हालांकि समाजवादी पार्टी की सरकार बन गई थी, वो जो 20 से और 50 हजार तक का जो वोट मिले थे वो कहीं ना कहीं एक बार फिर से कोशिश महान दल करेगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी का सहयोग इस पे मिलेगा तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के साथ सीटें लाने की कोशिश करेगा। ठीक है अनूप, लगातार नजर बनाए रखिए कि आखिरकार इस अहम मीटिंग में क्या कुछ खास होने वाला है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के करीबियों ने बैंक को 107 करोड़ रुपए का चूना लगा दिया। बैंक से लोन लेने के नाम पर मुख्तार के गुर्गों ने बैंक का पैसा हड़प लिया। मुख्य आरोपी शकील हैदर मुख्तार अंसारी का करीबी बताया जा रहा है। शकील ने अपनी रियल एस्टेट कंपनी हिंद कंस्ट्रक्शन प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड और हिंद बिल्टेक कंपनी के नाम पर लोन कराए थे। लोन की रकम उसने खर्च कर डाली और एक भी किश्त जमा नहीं करवाई। बैंक अधिकारियों ने जब उसे संपर्क किया तो वो मुख्तार का नाम लेकर धमकाने लगा। फिलहाल वजीरगंज पुलिस मुकदमा शकील के खिलाफ दर्ज करते हुए उसकी तलाश में जुटी हुई है। वहीं गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज बच्चों की मौत के मामले में प्रकरण में ऑक्सीजन आपूर्ति में लापरवाही के मामले में निलंबित चल रहे डॉक्टर काफिल खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिल सकती है। डॉक्टर काफिल खान के मामले में राज्य सरकार ने हलफनामा दाखिल किया था कि अब इस पूरे मामले में डॉक्टर काफिल खान के खिलाफ दोबारा विभागीय जांच नहीं होगी। इससे डॉक्टर काफिल का निलंबन अब खत्म हो सकता है। राज्य सरकार ने भले ही डॉक्टर काफिल खान के मामले में जांच के आदेश को वापस ले लिया है, लेकिन अभी उन्हें इलाहाबाद हाईकोर्ट को जवाब देना सुनिश्चित करना होगा। कोर्ट ने राज्य सरकार से 10 अगस्त तक जानकारी हासिल करने को बोला है। यमुना नदी में भीषण बाढ़ आने से इटावा के 5000 साल पुराने सिद्धपीठ मंदिर के प्रांगण में पानी भर गया। मंदिर के आसपास के लोग इसे ऐतिहासिक पल मान रहे हैं और देखने के लिए मंदिर प्रांगण में पूजा अर्चना भी कर रहे हैं। मंदिर में पानी भर जाने के बाद भी सैकड़ों श्रद्धालु दिन भर वहां पहुंचते रहे और पानी के बीच से ही गुजरकर माता के दर्शन के लिए जयकारे लगाते हुए पहुंचते रहे। आपको बता दें कि ठीक इसी तरीके से प्रयागराज में भी जो लेटे हुए हनुमान जी हैं, वहां भी मंदिर में जब पानी पहुंचा गंगा का तो सब इस ऐतिहासिक क्षण में आरती करने में लगे हुए थे और उसके बाद आरती और शंखनाद के साथ में मंदिर के कपाट बंद किए गए। ऐसा कहा जाता है कि जब मां गंगा और मां यमुना सिद्ध शक्तिपीठ का जलमग्न करती हैं सिद्ध शक्तिपीठ को, तो उसके बाद महामारी का जो दौर होता है वो खत्म होता है। बारिश के चलते गंगा यमुना की जो माफ कीजिएगा गंगा यमुना नदियां उफान पर हैं। प्रयागराज में गंगा का जलस्तर अलर्ट लेवल को पार कर गया है। खतरे के निशान से नदी का जलस्तर महज 87 सेंटीमीटर दूर है, तो वहीं यमुना 1.52 मीटर खतरे के निशान से दूर चल रही है। दोनों नदियों का जलस्तर 3 से 4 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा है। संभावना जताई जा रही है कि गंगा यमुना खतरे के निशान को जल्द ही पार कर जाएंगी। शहर के 20 से ज्यादा मोहल्लों में बाढ़ का पानी घुस गया है। कई लोग घरों को छोड़कर पलायन करने को मजबूर हैं। ऐसे लोग अपने मकान की दूसरी या फिर तीसरी मंजिल पर शिफ्ट हो गए हैं। किसानों की हजारों एकड़ भूमि पर दलहन तिलहन के जो फसल है वो जलमग्न हो गई है। खबरों में आगे बढ़ते हुए रुक होगा देवभूमि का। आज उत्तराखंड की वीरांगना तीलू रौतेली की जयंती पर प्रदेश सरकार राज्य की महिलाओं को तीलू रौतेली राज्य स्तरीय पुरस्कार देने वाली है। विभाग की ओर से शुक्रवार को साल 2020-21 के पुरस्कारों के लिए चयनित महिलाओं के नामों की घोषणा कर दी गई।
भारतीय हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया सहित 22 महिलाओं को ये पुरस्कार मिलेगा। इसके अलावा 22 आंगनबाड़ी पुरस्कारों की घोषणा भी की गई है। आपको बता दें, तीलू रौतेली पुरस्कार की धनराशि को 21,000 से बढ़ाकर 31,000 कर दिया गया है, जबकि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पुरस्कार की धनराशि 10,000 से बढ़ाकर के 21,000 कर दिया गया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अजीत काम्बोज हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़ चुके हैं। अजीत, तो क्या कुछ अपडेट है आपके पास? तीलू रौतेली पुरस्कार का वितरण आज होना है और ऐसे में कई सारे सवाल भी इस पुरस्कार को लेकर के, पुरस्कार वितरण के नामों को लेकर के खड़े हुए थे। बिल्कुल पूजा, आपने ठीक कहा। साल 2020-21 के जो तीलू रौतेली पुरस्कार है उनका आज मुख्यमंत्री की तरफ से यहाँ पर सम्मान समारोह आयोजित किया जा रहा है और लगभग 22 जो वीरांगनाएं हैं उनको यहाँ पर सम्मानित किया जाएगा और 22 ही आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को भी सम्मानित किया जाएगा। एक आपने बिल्कुल सही सवाल किया कि इसमें नामों को लेकर जरूर यहाँ पर एक हंगामा जैसा होने लगा है कि कौन वो लोग हैं जिनका चयन इसमें किया गया है, जिसमें कई लोग ऐसे भी हैं जो सीधे तौर पर भाजपा पार्टी से संबंध रखते हैं। तो उनके नामों का चयन किस प्राथमिकता के आधार पर या किस आकलन के आधार पर किया गया है, को लेकर सवाल खड़ा होने लगा है। साथ ही जो तमाम तरह की बातें हैं वो भी उठने लगी है। हालांकि सरकार की तरफ से इस तरह का कोई जवाब नहीं दिया गया है कि किस आधार पर इनका चयन किया गया है। उनका सीधे तौर पर एक जो लिस्ट सूची जारी की गई है महिला एवं बाल विकास के विभाग की तरफ से कि 22 लोगों का जो चयन किया गया है उसमें तमाम आधार रखे गए हैं कि कैसे लोगों ने काम किया, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र की बात हो, राजनीतिक की बात हो या फिर खेलों की बात हो। तो तमाम उन लोगों का चयन प्रक्रिया अपनाने के बाद 22 लोगों का चयन किया गया है, जिसमें ओलंपियन वंदना कटारिया भी शामिल है। तो इन सभी लोगों को आज मुख्यमंत्री के हाथों तो सम्मानित कराया जाएगा। लगभग 1 बजे कार्यक्रम होगा। इसके अलावा 22 आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को भी इसमें सम्मानित किया जाएगा। साथ ही सरकार ने एक बड़ी पहल करते हुए इस बार की जो धनराशि है उसमें 10,000 का इजाफा किया है, जो एक कहीं ना कहीं एक अच्छी पहल जरूर है, लेकिन चयन प्रक्रिया को लेकर जरूर यहाँ पर सवाल खड़े होने लगे हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अजीत हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो वहीं दूसरी तरफ उत्तराखंड में देवस्थानम बोर्ड को लेकर विरोध अभी भी लगातार जारी है। केदारनाथ धाम में तीर्थपुरोहित समाज के लोग लगातार इसके खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। देवस्थानम बोर्ड के विरोध में अब पुरोहितों के परिजन भी कूद गए हैं। केदारनाथ धाम में पुरोहित इसका जोरदार विरोध कर रहे हैं। 2 महीने से केदारनाथ धाम में पुरोहित देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की मांग करते हुए प्रदर्शन कर रहे हैं। तीर्थ पुरोहित कई बार मुख्यमंत्री समेत अन्य मंत्रियों से मुलाकात करके बोर्ड को भंग करने की मांग कर चुके हैं, लेकिन बोर्ड भंग होने की बजाय बोर्ड का विस्तारीकरण किया जा रहा है, जिसके बाद अब पुरोहितों का जो आंदोलन है वो उग्र होता जा रहा है। हरिद्वार में हुए कुंभ मेले के दौरान फर्जी कोविड टेस्टिंग स्कैम की प्रवर्तन निदेशालय की जांच शिमला तक पहुंच गई। अभी तक की जांच में पता चला है कि जिन जांच लैब के नाम इस फर्जी जांच रिपोर्ट घोटाले में सामने आए हैं, उनमें से एक लैब का मालिक शिमला जिले का रहने वाला है। इस जानकारी के हिसाब से आपको बता दें कि ईडी ने फर्जी रिपोर्ट से अर्जित कमाई के निवेश, यहां भी फर्जी जांच रिपोर्ट जारी करने के एंगल से तफ्तीश करना शुरू कर दिया है। कुंभ मेले में कोविड रिपोर्ट के साथ ही प्रदेश में दाखिल होने का आदेश के बाद बड़ी संख्या में फर्जी कोविड रिपोर्ट जारी की गई थी, जिसकी वजह से उत्तराखंड से लेकर देश भर में अचानक से कोविड के मामलों में इजाफा भी देखने को मिला था। उत्तराखंड के पुलिसकर्मियों के लिए एक खुशखबरी है। अन्य विभागों के ही तर्ज पर अब उन्हें भी साप्ताहिक छुट्टी मिल सकेगी। साथ ही अन्य परिवार में किसी की अगर शादी होती है, सालगिरह होती है, जन्मदिन होता है, तो ऐसे में छुट्टी मांगने पर तत्काल छुट्टी मिल जाएगी। लेकिन पुलिस विभाग ऐसा विभाग है जहां दिन रात कर्मचारी ड्यूटी करते हैं, उन्हें सप्ताह में 1 दिन का भी अवकाश नहीं मिलता था अभी तक, जिससे पुलिस कर्मियों के मनोबल पर भी असर पड़ता था। अब 1 दिन की छुट्टी उनको मिला करेगी। साथ में अगर किसी का बर्थडे है या फिर एनिवर्सरी है तो उस पर भी अगर छुट्टी अप्लाई की गई है तो उसे तत्काल प्रभाव से स्वीकृत किया जाएगा। तो वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। नमस्कार।